नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम खास करके एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जो PYQ सीरीज स्टार्ट किए थे, जो 2024 में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ समझाने वाली ये सीरीज है। इसमें टोटल 35 क्लास होने वाली है, तो इस 35 में से हम क्लास नंबर 7 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 6 क्लास प्रोवाइड करा दिया है, साथ ही साथ जो भी बच्चे PDF खरीदे हैं उनको PDF भी दे दी गई है। इस सीरीज़ की PDF जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको जिस भाषा के अंदर सहूलियत होती है उस भाषा में आप लेकर के पढ़ सकते हैं। सीरीज की कॉस्ट है 70 रुपया, है ना। इस 70 रुपया में आपको क्या क्या मिलेगा? 35 क्लास की कंटेंट मिलेगा, वीडियो लेक्चर आपके फ्री हैं, और इसके अलावा आपको 40 से अधिक टॉपिक वाइज कंटेंट दिया जाएगा निःशुल्क, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो है महंगा है, और मैं स्टूडेंट फ्रेंडली जो है आपका कॉस्ट रखता हूँ। उसमें भी बहुत सारे बच्चे भला बुरा कह जाते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, जिनको जितना समझ है उस हिसाब से बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ तो उनको लगता है कि ये ऐसे ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा चीज़ों के लिए भी होता है और अन्य चीज़ों के लिए भी होता है। अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो अन्य चीज़ के लिए 90% होती है और अच्छे चीज़ों के लिए 10% या उससे कम होती है। तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, मेरा कोई एप्लीकेशन अभी नहीं है और मैं पेड नहीं पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा। मैं जब तक पढ़ा रहा हूँ अच्छा ही पढ़ाऊँगा। आप अच्छे से विश्वास करते हुए पढ़िए और उन तमाम बच्चों को याद करते हुए पढ़िए जिनको मैंने सफलता दिलाया है। आप भी सफल हो सकते हैं, है ना। कंटेंट उसी लेवल का पढ़ाता हूँ और बेबाक बात करता हूँ जैसे एग्जामिनर करता है, सिर्फ वही बात जो काम की हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना नहीं बोलना चाहता। आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, कंटेंट आप ले सकते हैं छोटी सी फ़ी अदा करके। ये फ़ी भी लिया जाना एक हमारी मजबूरी है, क्योंकि मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि इसके जो खर्च आते हैं, कॉस्ट आते हैं, वो अपने घर से पे करूँगा। तो आप लोगों को पढ़ा पाऊँ इसलिए थोड़ा सा फ़ी लिया जाता है ना। अब जो थोड़ा बहुत इससे निकलती है उसमें जो है इसी पे खर्च करता हूँ, है ना। इससे हमारी जो है और कोई मंशा नहीं है जी। ठीक है, ये देखिए, इस एसएससी की कंटेंट अवेलेबल है, रेलवे की है और दिल्ली पुलिस, बिहार SI इत्यादि की है। आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने 20% का ऑफर लगा दिया है। आज आप कोई सा भी कंटेंट लेते हैं आपको ऑफर में मिल जाएगा। इस सीरीज में पहले वन लाइनर देखते हैं, फिर एक्स्ट्रा डिटेल के साथ समझते हैं। तो पहले वन लाइनर को समझता हूँ। भारत में हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? जो भारत है सबसे पहले अपना ओलंपिक स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो आपका 1928 में कराए गए थे, वहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में जीता गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत का कौन सा राज्य ईख या गन्ना उत्पादन, जिसे शुगर केन कहते हैं, में अव्वल था? तो उत्तर प्रदेश था। इसे आज के हिसाब से देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफ्सा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 2013 में आया था नफ्सा। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 21 किसका उपबंध करता है? निजता का अधिकार सुनिश्चित करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उपबंध करता है। इनमें से कौन सा महापुरुष वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, है ना। इनमें से कौन सा क्षर के आकार का आनुवांशिक सूचना रखने वाला केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्य होती है और केंद्रक में उपस्थित होती है? इसे कहते हैं सर क्रोमोजोम, है ना। क्रोमोजोम आपके कोशिका विभाजन के समय जो है दृश्य होती है ना, और ये क्षर के समान रहता है और केंद्रक में उपस्थित होता है। सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है जिसके कारण गुब्बारा फूल जाते हैं? ये हूबहू आपके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सेम लैंग्वेज में है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सिरका, और आप अगर बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिले थे? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो महान स्नानागार मिले थे, ये संभवतः हड़प्पा कालीन सबसे बड़े जो है आपका नमूना था या स्थल था जो खोजा गया था। इनके अलावा हड़प्पा में जो जितने भी शहर की खोज हुई उन सभी में मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ी है, और ये सिंधु नदी के किनारे है। आगे समझेंगे बढ़िया इसके बारे में। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में SHGBLP में L का क्या तात्पर्य है? तो ये है लिंकेज। ये पिछले क्लास में करा दिया था, माइक्रो फाइनेंस से सभी बातें कर दी थी पिछले, या क्लास नंबर 4 में कर दिया था, तो इस क्लास में नहीं कराऊंगा। ग्रेवो किस प्रकार के शैलों का
उदाहरण है तो ये आपके एग्नेय चट्टान का उदाहरण है। HDI 2021 के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में जो है महिला और जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक थी, तो ये मालदीव्स में। ऋग्वेद ... का सबसे पहला नमूना है इंडो यूरोपियन भाषा यानी संस्कृत भाषा। यहाँ पे अगर आप सीधे सीधे सोच रहे हैं तो कोई गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा का ओरिजिन जो है इंडो यूरोपियन भाषा के इंडो आर्यन उपशाखा से निकला है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे इंडो यूरोपियन भाषा सही होगा, यही ऑप्शन में दिया गया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो 65 ईयर्स होती है ना, और हाई कोर्ट में 62 ईयर्स होती है। इनमें से किस भारत के कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन के पहले नटराज के रूप में पूजा किया जाता है, तो भगवान शिव, है ना, भगवान शिव। इनमें से किस भारतीय इसमें एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ना, ये भरतनाट्यम यहाँ पे होगा कि भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन करने से पहले नटराज के रूप में पूजा जाता, नटराज क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो भगवान शिव आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, मैं सही करके दूंगा। प्रत्येक समान क्षमता वाले 3 प्रतिरोध R को विभिन्न संभावित क्रम में जोड़ा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट सही नहीं है। 3 आपका रेसिस्टेंस ले लिया जाता है जिसका वैल्यू समान है, तीनों का वैल्यू R दिया गया है, और इसको जो भी संभावित क्रम होते हैं रेसिस्टेंस को जोड़ने में, वो सभी संभावित क्रम को जो है जोड़ा जाता है, और तब कौन सा आउटपुट नहीं आ सकता, ऐसा आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया, 1856 में किया गया था। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया था। पुरुष कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 13 मीटर होती है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, सुरबहार से है। प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 2009 में। प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन किन शक्तियों के बीच हुआ था, तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। ये पहले वन लाइनर देख लो भाई, फिर देखेंगे। तमिलनाडु का चित्तिराई उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है, तो ये मीनाक्षी देवी देवता को समर्पित है। ये हमारे कंटेंट के लोगो हैं, ये जो टॉपर चॉइस अभी आया है एसएससी के लिए, ये जो आपका एडुकेटिव मॉडल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कराए गए हैं, ये एसएससी की मार्क बूस्टर है। नीचे आप दोनों रेलवे का देख रहे हैं, आप रेलवे के लिए 2 सीरीज है, परीक्षा दर्पण और न्यू सीरीज दोनों ले सकते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि के लिए। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था, तो ये आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। भारत अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी खेल के अंदर 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में प्राप्त किए थे, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपको कहे कि भारत अपना पहला ओलंपिक कब प्राप्त किया था, ओलंपिक पदक है ना, पहला ओलंपिक पदक मेडल जो है ये कब प्राप्त किया था भारत, तो आप कहेंगे 1900 ईस्वी में, है ना, जब आज़ादी की पहले की बात हो रही है, और वहाँ पे नॉर्मन प्रिजार्ड नामक जो है आपका खिलाड़ी के द्वारा प्राप्त किया गया था। 2 रजत पदक मिले थे, और यहीं से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था भारत 1900। और ये 1900 वाली जो ओलंपिक है ये पेरिस के अंदर हुआ था, और क्रम में ये सेकेंड ओलंपिक था, क्योंकि ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुई थी। भारत हॉकी खेल में आखिरी ओलंपिक जो है पेरिस ओलंपिक 2024 तक 8 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं, और आखिरी स्वर्ण पदक आया भारत के झोली में हॉकी खेल के अंदर 1980 में। ओवरऑल आखिरी स्वर्ण पदक आए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर। 1 रजत तथा 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर चुके हैं, यानी हॉकी के अंदर अब तक जो है भारत, है ना, यहाँ पे जो है 8 स्वर्ण पदक कर लेना है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा 1 आपका रजत कर लेना है और 4 ब्रॉन्ज मेडल कर लेना है। तो ये हॉकी के पदक है ओलंपिक में इंडिया को। इनके अलावा भारत अपना पहला व्यक्तिगत पदक आज़ादी के पहले 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिजार्ड के द्वारा, आज़ादी के बाद पहला व्यक्तिगत पदक 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में केडी जाधव के द्वारा,
कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। आज़ादी के पहले यानी ओवरऑल टोटली अगर कहे कि भारत को पहला ओलंपिक पदक किस पदक के रूप में मिला था तो आप सिल्वर कहेंगे, न कि रजत कहना, ठीक है। सिल्वर होगा क्योंकि जो पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिजार्ड पदक पाए थे वो 2 गो रजत थे, ठीक है। इसके अलावा जब आज़ादी के बाद 1952 में पहला व्यक्तिगत पदक आया तो के.डी. जादव के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल आया कुश्ती खेल में। इनके अलावा भारत अपना पहला व्यक्तिगत रजत, अब आज़ादी के बाद की बात हो रही है, भारत अपना पहला व्यक्तिगत रजत आज़ादी के बाद 2004 में मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में प्राप्त किए थे। 2004 का ओलंपिक कहाँ हुआ तो इस बात की भी यहाँ से आंसर निकल रहा है। इसके अलावा मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है ये भी आंसर निकल रहा है। और ओलंपिक में आज़ादी के बाद व्यक्तिगत सिल्वर दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है इस बात की भी आंसर इस पॉइंट से निकल रही है। भारत अपना पहला स्वर्ण पदक व्यक्तिगत 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो है जीते हैं और ये भी शूटिंग खेल से संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा का एक किताब काफ़ी फेमस है और ये जो लेटेस्ट वाले ओलंपिक है इनमें इनको अवार्ड भी दिया गया है। और अभिनव बिंद्रा साहब का एक किताब है ए शॉट एट हिस्ट्री, है ना, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये किताब जो है इनके काफ़ी पॉपुलर हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी हैं जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंदर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, वेट लिफ्टिंग खेल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की थी। ये पहली महिला बनी कर्णव मल्लेश्वरी जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया। नेक्स्ट पॉइंट है, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला, ये पी.वी. सिंधु जी हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला अभी हाल में ही ये रिकॉर्ड कायम करी है, मनु भाकर जी हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अभी पेरिस में ही ये घटना घटी है और एक ही ओलंपिक में एक कंबाइन रूप में और एक व्यक्तिगत रूप में दोनों में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करे। कौन? मनु भाकर जी। ओलंपिक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ा सा आपको दे दूँ क्योंकि अगर इंडिया के लिहाज से नहीं पूछे तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को हुआ था। पहला ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाया गया था 1896 में। कहाँ पे किया गया था? यूनान के अंदर करवाया गया था, है ना, यूनान के अंदर करवाया गया था। देखिए ओलंपिक का इतिहास इससे पुराना भी है। ओलंपिक जो है पहली बार 776 BC में स्टार्ट किया गया था लेकिन इसे कालांतर में बंद कर दिया गया था और जो पुनः स्टार्ट हुआ उस ओलंपिक को आज हम लोग जानते हैं, समझते हैं, है ना। तो 1896 में बाद में स्टार्ट हुआ बंद होने के बाद, ठीक है, पियरे डी कुबरटीन के प्रयास से। जो आधुनिक ओलंपिक समिति है इनकी हेड क्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। आधुनिक ओलंपिक समिति की स्थापना दिवस 23 जून को हम 1948 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भैया ओलंपिक दिवस कब मनाते हो तो आप कह लेना 23 जून को मनाते हैं। और कब से मनाते हैं तो 1948 से मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि ओलंपिक जो है 3 बार नहीं हुआ है। एक बार प्रथम विश्व युद्ध के चलते बाधित हुआ है और 2 बार द्वितीय विश्व युद्ध के चलते बाधित हुआ है, 40 और 44 वाला। तो टोटल 3 बार जो है ओलंपिक खेल अब तक रद्द किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखना किसी कोने में। ओलंपिक समिति की स्थापना में बता दिया, है ना। तो यही ओलंपिक समिति की जो स्थापना दिवस है ये ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर की एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ ही रहे हैं तो इसे नोट कर लो, कॉपी पेन है तो। अगर आप कंटेंट नहीं लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेट्री, है ना, क्रिस्टी कोवेट्री। इससे क्यों पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, है ना, तो ये इसलिए पूछा जाएगा महाराज क्योंकि ये जो है ना, पहली महिला होने के साथ साथ पहली अफ्रीकन महिला भी है। तो दोनों हिसाब से ये इम्पोर्टेंसी रखती है और इतने बड़े जो मतलब इंस्टीट्यूट है में हेड है तो अपने आप में कमाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये 5 छल्ला दिख रहे होंगे। इस छल्ला से भी क्वेश्चन आपके ओलंपिक के लिहाज से पूछा जाता है कि कौन से छल्ला का क्या मीनिंग है। हमने नीचे लिख के रखा है ओलंपिक की जो वाक्य है अल्टियस, सीटियस, फोर्टियस, है ना, एक और नया भी जोड़ा गया है। तो ये तीनों कम से कम जरूर याद रखें। अब ये छल्ला का मीनिंग देख लेते हैं। ओलंपिक ध्वज में जो 5 रिंग है वो 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। अरे ये क्या टेंशन है, 5 रिंग
रिंग और 6 महाद्वीप कैसा हो सकता है ना। तो भाई जो अमेरिका महाद्वीप है वो अगर आप सीधे आप कह सकते हो अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट है, तो एक ही रिंग 2 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, इसीलिए 5 ही रिंग 6 कॉन्टिनेंट को दर्शाएगा। आइए, यूरोप के लिए नीला कलर है, एशिया के लिए पीला कलर है, अफ्रीका के लिए याद रखने में सहूलियत काला कलर है, क्योंकि अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया या फिर इसे ही ओशनिया कहा जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो है अच्छे किताब में ऑस्ट्रेलिया की जगह ओशनिया कॉन्टिनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और एग्जामिनर आपसे पूछता है छोटे एग्जाम में, खास करके पुलिस दरोगा के एग्जाम में, है ना। देखिए, दरोगा पोस्ट भले बड़ा हो, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो क्वेश्चन की लेवल थोड़ा कम ही रहता है अन्य के तुलना में। तो ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया में, ओशनिया जो है अच्छे किताब में रहता है। मैं यहाँ से एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो एक देश भी है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ देता है आपको चुटपुटिया सा, तो ये ऑस्ट्रेलिया ही आंसर होता है। ठीक है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के लिए लाल कलर है। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई जो रिंग है, जो छल्ला है, उसमें 5 कलर 6 महाद्वीप को कैसे दर्शाता है। ओलंपिक खेल में जो मसाल की शुरुआत हुई थी ये 1928 में हुई थी। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, जहाँ पे भारत को पहला गोल्ड मिला था, यहीं से जो है मसाल का कार्यक्रम शुरुआत हुआ, क्योंकि भारत अपने आप में कमाल है। जैसे ही गोल्ड मिला मसाल जलाना स्टार्ट, तो पहले मसाल जला होगा मेरे भाई, तब गोल्ड मिला होगा। मैं तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त। ओलंपिक मस्कट की शुरुआत 1968 से हुआ था। मस्कट होता है ना शुभंकर, है ना, जिसे अपन शुभंकर कहते हैं ना, शुभंकर कहते हैं, जिसे मस्कट कहते हैं। इसके अलावा ओलंपिक में जो टीवी का प्रसारण हुआ था, ये रोम ओलंपिक 1960 से हुआ था, टीवी पे जो प्रसारित हुए थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन इस टीवी से भी इंडिया में पूछा जाता है कि यहाँ पे टीवी की शुरुआत कब हुई, तो 1959 में, और रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुई, तो 1982 में। ये दोनों बात ध्यान रखना, इंडिया में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया एक टीवी है, ट्यूबरकुलोसिस जो जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, वो बीमारी है, ये टीवी है, टेलीविजन है, इसके खोजकर्ता कौन है, जेएल बेयर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो पग पग पे इंतजार कर रहा है, बस आपको पढ़ने का मन होना चाहिए। हर वर्ड में क्वेश्चन आंसर छुपा हुआ है, और जिस दिन ऐसा पढ़ना आ गया लिंक करके समझ लेना, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जो है मास्टर हो जाओगे, एग्जाम पास करने भर का तो हो ही जाओगे। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यहाँ पे किसी को लिखा गया है ना, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो ईख की उत्पादन है वो कौन राज्य अव्वल था ईख का उत्पादन करने में, तो उत्तर प्रदेश। अब वर्तमान समय के हिसाब से हम जो है फैक्ट देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम वर्तमान समय में देना है। हम लोग टाइम ट्रेवल तो कर नहीं रहे हैं कि बहुत भविष्य में देंगे एग्जाम, है ना। तो वर्तमान समय में गेहूं के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य यहाँ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, पंजाब तथा मध्य प्रदेश। ये गेहूं के जो है 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं, यहाँ इन्हें ध्यान आपको रखना है। वर्तमान समय में मक्का के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मक्का आपको ज़्यादा होगा। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन, इसका एक अधिकार रहता है लगभग पश्चिम बंगाल, क्योंकि जूट जो है ना, जूट आपके खरीफ के फसल हैं, साथ ही साथ इसको पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। आप सभी गांव में देखे होंगे जिसे पटसन कहा जाता है, आप उसी को जूट समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटने के बाद पानी में डाल दिया जाता है, जिसके ऊपरी लेयर जो है पानी के प्रभाव में फूलते हैं, सड़ते हैं, और उसी को छील के हटा करके रस्सी बनाओ, झोला बनाओ, सूतरी वाला बोरा बनाओ, इसी को जो है इसका उपयोग है जूट का। और क्या है, देखिए जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे ना, जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना। जूट का मिल सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, रिसरा के अंदर लगाया गया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर रिसरा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान समय तक, है ना, गन्ना, यहाँ पे गन्ना है, गन्ना लिखा गया है, गन्ना, ईख या गन्ना आप कह सकते हो। जो गन्ना का उत्पादन है ये सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश ही कर रहा है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ही कर रहा है। वर्तमान समय तक भारत में सबसे अधिक तिलहन, जो तिलहन है, सरसों वगैरह, ये तिलहन वाली जो फसल की पैदावार होती है ओवरऑल सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, और सबसे अधिक दलहन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में होती है। दलहन
धान और सोयाबीन ये जो है लगभग हमेशा मध्य प्रदेश ही टॉप पे बना रहता है, इस बात को भी गांठ बांध के रखेंगे। और मूंगफली और कपास में लगभग हर वक्त जो है गुजरात ही टॉप पे बना रहता है। अभी कभी जो ऊपर नीचे हुआ भी है तो एक आध साल के लिए, वरना ये अपने बैठे रहते हैं। वर्तमान समय तक सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश भी कहा जाता है। दोनों भाग ध्यान रखेंगे, बाघ स्टेट भी कहते हैं और सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। आज हमने खाने वाला सामान से लिया है जो टॉप प्रोड्यूसर है वर्तमान समय में। कपास के उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है ना। इसके अलावा कॉफ़ी के उत्पादन में पहला राज्य कर्नाटक का है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कॉफ़ी के उत्पादन में पहला राज्य कर्नाटक का है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए कभी कपास के उत्पादन में भारत पहला स्थान पे हुआ करता था, लेकिन अब ये तमगा जो है हट गया है भारत के लिहाज से, चाइना के कोटे में चला गया है। भारत में सबसे अधिक भूमि पर उपजाने वाली खाद्यान्न फसल चावल है। जितने भी भूभाग पे इंडिया में खेती करी जाती है उनमें सबसे अधिक भूभाग का इस्तेमाल चावल की खेती करने के लिए करी जाती है और इंडिया में चावल ही मुख्य खाद्यान्न है ना। जितने भी खाद्यान्न है इंडिया में जिसका इस्तेमाल खाने के लिए होता है उसमें सबसे बड़ा खाद्यान्न क्या हो गया, चावल हो गया। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कपास के उत्पादन में वर्तमान समय में भारत का जो रैंक है वो सेकेंड हो गया है विश्व में। 2023 के में जो है पहला था। प्रत्येक समान क्षमता वाले 3 प्रतिरोध आर को विभिन्न संभावित क्रम, समानांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से आउटपुट सही नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, है ना, और उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस सॉल्यूशन में नहीं आता होगा, चाहे श्रेणी क्रम चाहे आपका समानांतर क्रम में जोड़ने के बाद। आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाली जो निष्कर्ष है प्रतिरोधों का संयोजन का आउटपुट, इसका इस्तेमाल कौन से न्यूमेरिकल के अंदर होती है। जिन बच्चे को साइंस, जनरल साइंस समझने में दिक्कत है, जिन बच्चे को एग्जाम लायक भी साइंस नहीं आता है, साइंस तो अनगिनत है ना, लेकिन जो एग्जाम लायक साइंस को बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है उनको मैंने परीक्षा दर्पण के अंदर समझाया है। उतना में आपको मैक्सिमम काम हो जाता है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम दो चाहे अन्य एग्जाम दो, है ना। अगर आप कंटेंट नहीं लेना चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है परीक्षा दर्पण का, आप वहाँ से जाके 30 वीडियो देखिए, आपको जो है मज़ा ना आ जाए तो कहना। ओम का नियम सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि इस सूत्र का मतलब ये वाली जो रेसिस्टेंस की जो ओवरऑल वैल्यू आती है उसका इस्तेमाल जब भी न्यूमेरिकल पूछता है तो आपके ओम का नियम का इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए बताना यहाँ पे उचित है। ओम का नियम बराबर होता है V बराबर IR, जहाँ V का बराबर मान है वोल्टेज, I कहते हैं करंट को और R कहते हैं रेसिस्टेंस को। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम यानी सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में होता है कि टोटल जितना भी रेसिस्टेंस है सबको जोड़ दो, जो वैल्यू आता है वो सीरीज का फाइनल वैल्यू होता है। और जो पैरेलल आपका जो संयोजन होता है, जो आपका समानांतर क्रम होता है रेसिस्टेंस का, उसको निकालने के लिए 1/R फाइनल लिख सकते हैं आप। यानी आप अगर आपके पास 10 प्रतिरोध हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 करते जाएंगे और प्लस 1/R10 करेंगे। यानी 1 से लेकर 10 तक जितने भी रेसिस्टेंस है 10 को एक बट्टा बट्टा कर करके जोड़ देंगे और इससे इस RF का मान निकालेंगे। ऑब्वियसली जो मान निकलेगा उसको पलटना पड़ेगा दोनों साइड, तो RF/1 होगा और उधर जो पलट के आएगा वही मान आपका होगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा था, अब तो डाटा है नहीं कि मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊं, आपके तरीके आने चाहिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे दोनों तीनों क्रम में रख के समझा चुका है। यहाँ पे पहले प्रश्न में जो पूछा है वो सब में R ही रेसिस्टेंस है, यानी रेसिस्टेंस का मान नहीं बदल रहा है। तो उस केस से एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। सभी का वैल्यू R है और R का वैल्यू मान लीजिए कि 5 ओम है ना। तो यहाँ पे जो समानांतर क्रम का फाइनल रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा और श्रेणी क्रम का कितना आएगा। तो सबसे पहले R सीरीज कर लेते हैं। R सीरीज का R1 R2 R3 ये तीनों को ऐड करना होगा तो 15 ओम होगा। और जो आपका R पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा, 1/R पैरेलल बराबर 1/5 1/5 और 1/5, एलसीएम हो जाएगा 5, 3/5 हो जाएगा इस साइड, है ना भैया। बट्टा वाला जोड़ तो आता ही होगा जी, है ना। उल्टा पुल्टा कर दो, दोनों साइड उल्टा कर दो तो R पैरेलल का मान 5/3 आ जाएगा। तो R पैरेलल का मान कितना आ जाएगा, 5/3
3 आ जाएगा। अब देखिए वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया होगा तो यहाँ पे हमने r का वैल्यू रख लिया, वहाँ पे r का वैल्यू नहीं था और सभी का वैल्यू समान है, जैसे यहाँ पे सभी का जो है हमने 5-5 लिया है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा r/3, एक ऑप्शन होगा 3r। ठीक है मेरे भाई, ऐसे होगा, उनमें से एक नहीं मिल रहा होगा, वही आपको आंसर करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए कि किसी सर्कल का रेडियस जो है 2 है, किसी सर्कल का रेडियस 2 है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो πr² होगा, तो पाई गुने 2 का स्क्वायर 4 पाई कर लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप 22/7 गुने 2 कर सकते हैं, यानी 22 चौका 88/7 कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही है ना। तो 4 पाई कहने का मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, जो चीज़ मतलब वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, उसको उसी फॉर्म में रख दिया, है ना। तो उसी प्रकार से जब वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा तो आर के टर्म में होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 का उपबंध करता है, तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उपबंध करता है 21। संविधान के भाग 3 में वर्णित उपबंध को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 में क्या रहेगा, मौलिक अधिकार रहेगा, है ना। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट जो है ये भाग 3 में है और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो ये आपके 12 से लेकर के 35 तक के बीच में जो है वर्णित है। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हम नागरिकों को प्राप्त है, तो 6 मौलिक अधिकार हम नागरिकों को प्राप्त है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आप सभी को पता होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 के क में, ये भी पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार वर्तमान में कहाँ है, तो आर्टिकल 300 के क में, है ना, एज अ विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, तो 6 जो आपके मौलिक अधिकार है, तो सबसे पहले आर्टिकल 21 समझते हैं। आर्टिकल 21 जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार भी कहा जाता है, यह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है तथा यह नागरिक के साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। देखिए जो मैक्सिमम आपका मौलिक अधिकार है वो नागरिक को और विदेशी नागरिक को भी जो है प्राप्त है, यानी सबके लिए सेम ट्रीटमेंट है ना। तो उसमें एक निजता का अधिकार भी है। जो निजता का अधिकार है या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऐसा थोड़ी है कि विदेशी लोग कहेंगे तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है भाई, है ना। तो जैसा हमारे लिए ये अधिकार है, वैसे जो अन्य देश के नागरिक हैं उनके लिए भी ये अधिकार एप्लीकेबल होती है ना। सबसे बड़ी बात यह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल। यहाँ से इस वर्ड का, इस लाइन का, माफ कीजिए, इस लाइन का मीनिंग निकलता है कि चाहे आपातकाल ही देश में क्यों न लगा हो, देश आपातकाल का ही सामना क्यों न कर रहा हो, ये वाली जो अधिकार है आर्टिकल 21 का, ये नहीं बदलेगा। और आर्टिकल 20 भी नहीं बदलता है, दोनों बात ध्यान रखना, 20 भी नहीं बदलता है, चाहे आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो। इनके अलावा नागरिक तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त होने वाले कुछ मौलिक अधिकार आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 14, ये भी नागरिक के साथ जो है अन्य देश के नागरिक को भी प्राप्त होता है। ये आपका जो है समता का अधिकार रखता है ना। इसके अलावा आर्टिकल 20 ये सजा आदि के मामले में आपका जो है आपके हित में प्रावधान करता है, तो ये देश के लिए भी, देशी नागरिक के लिए भी है और विदेशी नागरिक के लिए भी है। आर्टिकल 21 भी अभी मैंने समझाया। आर्टिकल 21A ये शिक्षा का अधिकार है, ये भी आपको देशी और विदेशी दोनों पे एप्लीकेबल होता है। अनुच्छेद 22 है ना, अनुच्छेद 23 ये बलात्श्रम पे निषेध है, अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम पे निषेध है, अनुच्छेद 25 ये धार्मिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 ये भी धर्म से संबंधित है, अनुच्छेद 27 है ना, अनुच्छेद 27 ये भी धर्म से ही संबंधित है, अनुच्छेद 28 ये जो है आपके अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो ये सभी के सभी जो आर्टिकल हैं ये देशी नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक पर भी एप्लीकेबल होती है। अब आते हैं इसको जो है अलग से एक एक आर्टिकल को समझते हैं जो मौलिक अधिकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। देखिए राज्य की परिभाषा ये आर्टिकल 12 बहुत कम आप पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आती है इससे, तो ध्यान रखें। ठीक है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता,
लेकिन इस शब्द को मैं थोड़ा सा खंडित करना चाहूँगा। राज्य की परिभाषा यहाँ पे आपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के अंदर देखे आर्टिकल 12 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से संवैधानिक भाग राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए जो है जिम्मेवार है, तो आप कहना 4 जो डीपीएसपी है ये राज्य को कल्याणकारी बनाने की उद्देश्य रखते हैं। ठीक है भाई, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता दिखाता है, चाहे आप इंडिया के नागरिक हो विदेशी नागरिक हो, कानून के समक्ष आपको बराबर काउंट किया जाएगा। अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के मामले में, यानी जो आपकी सरकारी अफसर होते हैं नौकरी पेशा इत्यादि, वहाँ पे आपको अफसरों की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 जो है ये आपके छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, लेकिन कई जगह लागू भी होते हैं। अनुच्छेद 19 इस अनुच्छेद में 6 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। देखिए मैंने मौलिक अधिकार डीपीएसपी और आपका जो ये 6 है, जितने भी ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं उनको मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 243 है ना। 243 भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है जो राज्य को डिफाइन करता है ना, ग्राम पंचायत नगर पालिका इत्यादि को। तो मौलिक टॉपिक वाइज वाले जो कंटेंट है आपको दिया गया है किसी भी कंटेंट के साथ, तो उसको उल्टाइए है ना। जो मैक्सिमम गुरुजी आपको पढ़ाएंगे वो तो सिर्फ मैंने फ्री में आपको दे दिया है भाई, वो तो सिर्फ हमारा ऊपरी चीज़ है ना। और ये सब जो पढ़ेंगे ना एक्स्ट्रा फैक्ट मोती की जैसे, वो आपके लिए वरदान साबित होगा जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हमारी बातों को हमारी पढ़ाई को रियलाइज करके क्वेश्चन को बनाओगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 19 इस अनुच्छेद में 6 प्रकार के प्रावधान हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ये बहुत खतरनाक अधिकार है भाई। ठीक है, इनके अलावा भारत में किसी भी स्थान पे निवास करने का अधिकार, भारत में कोई भी रोजगार चलाने का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक इत्यादि करने का अधिकार, ये सब जो है आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आपके 19 का ए 19 का बी ऐसा बना के दिया गया है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण है ना। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसको तो डिटेल में समझाया था। आर्टिकल 21 ये शिक्षा का अधिकार है, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। इसको ऐड किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन ये एप्लीकेबल होता है 2010 से। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण है, मतलब ये भी आपके जो गिरफ्तारी वगैरह हैं उनमें आपको रियायत देता है। अनुच्छेद 23 जो है बलात्श्रम या मानव व्यापार या मानव दुर्व्यवहार इत्यादि को जो है गलत बताता है, रोक लगाता है। और बलात्श्रम मतलब बंधुआ मजदूरों से छुट्टी है ना, आपका मन है तो काम कीजिए, आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर निषेध है ना, बाल श्रम पे निषेध है। इसमें एज फैक्टर रखा गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 27 है किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए आपको टैक्स इम्पोज करने मतलब नहीं किया जाएगा जबरदस्ती आप पे, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 29 क्या है अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण है। और 30 क्या है, 30 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 31 का सी क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा है। इनके अलावा अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 से हम 2 बात और ध्यान रखेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है ना, तो ये जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं इन्होंने संविधान का आत्मा माना है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 32 है यहाँ से आपके सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी करते हैं इसी आर्टिकल के प्रयोग करके। साथ ही साथ अगर कोई भी कॉमन मैन आम आदमी हम जैसे आदमी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं इसी आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के। ठीक है, इनमें से क्या छड़ के आकार का आनुवांशिक सूचना रखने वाला केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्य होता है और केंद्रक में उपस्थित होता है, ये है क्रोमोजोम, है ना। क्रोमोजोम
क्रोमोसोम, इसको अच्छे से समझते हैं। आइए, कोशिका के अंदर डीएनए की उपस्थिति होती है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति होती है। केंद्रक के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। एक तो भैया न्यूक्लियस, इतना छोटा सुनने में लग रहा है, देखिए सोच के देखिए भाई, कोशिका इतना छोटा जिसे हम खुले आंख से नहीं देख सकते, कोशिका इतना छोटा। कोशिकांग उससे भी बहुत छोटा होता होगा, क्योंकि कई सारे कोशिकांग से मिलकर कोशिका बनता है। इसी कोशिकांग का एक हिस्सा है न्यूक्लियस या केंद्रक। इस केंद्रक के भी अपना 4 भाग है। कितने बड़े इंजीनियर होंगे जिन्होंने गढ़ा है, बनाया है सृष्टि को, इस प्राणियों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 4 भाग होते हैं, इनको समझते हैं। एक है केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। इसे झिल्ली भी कह सकते हैं आप, केंद्रक झिल्ली, कोई दिक्कत नहीं, केंद्रक कला भी कह सकते हैं। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं, है ना। ये भैया क्या होता है, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो चिपचिपा लसा जैसे रहता है, तो उसके बीच जो पदार्थों का आवागमन होता है, उनको क्या कर रहा है, ये नियंत्रण करने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किसके भाग हो जाएंगे? आपके केंद्रक के एक भाग हो जाएंगे। इसके अलावा यह किसके बने होते हैं? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आप कहेंगे ये लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। और ये कितने झिल्ली का बना होता है? तो ये दोहरी झिल्ली का। मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली का है। इसके अलावा प्लास्टिड जो पेड़ पौधे के अंदर पाई जाती है, पेड़ पौधे वाले कोशिका में पाई जाती है, ये भी दोहरी झिल्ली की है, प्लास्टिड। और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली की होती है। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो केंद्रक का एक पार्ट है, वो भी आपके दोहरी झिल्ली के हो जाएंगे। देखिए, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो सूक्ष्म जीव इत्यादि में पाए जाते हैं, और ये गरीब कोशिका होते हैं। इसमें अधिकांश चीजों की अभाव होती है, न तो केंद्रक होगा न केंद्रक का भाग होगा। सिंपल सी बात है ना, केंद्रक ही नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका है, यहाँ पे ये सब चीज जो है भली भांति होते हैं। हम लोग यूकेरियोटिक में आ जाएंगे। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप। केंद्रक के मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस या कैरियोलिम्फ कहते हैं। एक ही चीज का कितना नाम है। अब देखिए, एग्जामिनर ये वाला न दे के ये वाला न दे के ये वाला दे दिया, तो है ना। यह न्यूक्लियो प्रोटीन का बना पारदर्शी कोलाइड तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक कला से घिरा होता है। अभी मैंने केंद्रक कला का मीनिंग आपको समझाया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। ऊपर में इसी को पहले जो है परिभाषित किया हूँ, से घिरा रहता है। तो इससे कौन घिरा रहता है? केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में। इनके अलावा केंद्रिका, केंद्रिका न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, केंद्रक के अंदर 1 या 2 केंद्रिकाएं हो सकती है। ये किसी झिल्ली के अभाव में सीधे केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहती है, यानी ये झिल्ली रहित होती है आपका, ठीक है। केंद्रिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है तथा कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। केंद्रिका में प्रोटीन रहता है सबसे ज़्यादा, आरएनए और डीएनए होती है थोड़ी मात्रा में, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटिन धागे। अब यही तो क्रोमोसोम है ना। तो जो क्रोमेटिन धागे हैं, ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर जाल सदृश रचना बना लेते हैं, जिसे क्रोमेटिन जालिका, है ना, कहते हैं। परंतु यह वास्तविक जाल नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और सिकुड़ कर छोटे व मोटे बन जाते हैं। इन्हें ही गुणसूत्र कहा जाता है। तो गुणसूत्र कहाँ से बने हैं? क्रोमेटिन धागे से बने हैं, क्रोमेटिन थ्रेड से बने हैं, है ना। इसके शुरुआती चरण जाल जैसे दिखते हैं, जो वास्तविक जाल नहीं होता है। बाद में सिकुड़ करके मोटे रॉड के आकार के बन जाते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। अब देखिए, केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्रोमेटिन ही होता है, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे ना कि बच्चे जैसे ही कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत बार जांच वगैरह होते हैं। पहले आप देखते होंगे कि गांव घर में जो बच्चे जन्म लेते थे तो उसके ओठ के पास ऐसा कटा हुआ आपके गांव घर में एक आध जरूर मिल जाएगा, हमारे गांव घर में भी है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, इसी में गड़बड़ी के कारण होता है। ये मैं कैसे जाना, मैं अपनी छोटी बेटी जब मेरी थी, है ना, पेट में, तभी मैं जांच कराने जाता था तो डॉक्टर ने मुझे बताया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो डॉक्टर ही जाने, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, ठीक है। तो कभी कभी लगता भी है कि इतना क्यों जांच करा रहा है, लेकिन करा रहा है तो सही है,
ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे नोट, क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ पे क्या बना, डीएनए और प्रोटीन का यह जटिल मिश्रण है क्रोमेटिन, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मनुष्य के टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इस गुणसूत्र से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले सीधा पूछा जाता था कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, आजकल सीधा ये नहीं पूछा जाता है क्योंकि सबको पता चल चुका है ना। तो मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और कितने जोड़े एलोसोम्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का है। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है ये ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स सुनने से ही लग रहा है कि ये ऑटो मोड का होगा, ऑटो पायलट मोड का होगा, यानी ये महिला और जेंट्स दोनों में जो है सेम ही होगा। मतलब ये जो है आपका ज़्यादा रोल अच्छा नहीं प्ले कर रहा होगा किसी बड़े रिजल्ट में, ठीक है भाई। तो ये ऑटोसोम जो है ये 22 जोड़े होते हैं और जो आपके 23वां जोड़ा होता है ये लिंग का निर्धारण करते हैं किसी भी शिशु का, ठीक है। तो 23वां जोड़े को अपन सेक्स गुणसूत्र कह लेते हैं या लिंग गुणसूत्र भी कह लेते हैं, साथ ही इसे एलोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणसूत्र का थोड़ा सा 3 लेवल की क्वेश्चन कितने होते हैं, क्या क्या कहा जाता है, और तीसरे जो होते हैं आपके एलोसोम उसका क्या उपयोग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आरएनए के नाइट्रोजन बेस और डीएनए के नाइट्रोजन बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए आरएनए और डीएनए दोनों में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाई जाती है ना, लेकिन जो आरएनए है उनमें आपका यूरेसिल आ जाता है और डीएनए में जो है ये थाइमीन आ जाता है। बाद में कि तीनों सेम है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन जो यूरेसिल और थाइमीन है इसी का डिफरेंस आता है आरएनए और डीएनए के अंदर। आरएनए में यूरेसिल आता है, डीएनए में थाइमीन आता है, ध्यान रखना। इसके अलावा सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है जिससे गुब्बारा फूल जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा सर, CO2 होगा, है ना। यहाँ पे नीचे हमने इसका समीकरण रखा है CH3COOH एसिटिक एसिड जिसे सिरका भी आप कहते हो, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है या खाने वाला सोडा कहा जाता है। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाए हमने तो CH3COONA बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया, जल एक अलग हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हुए। तो ये समीकरण भी ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट समीकरण ही पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, और रेलवे के एग्जाम में मैंने आज तक यही देखा है कि जो NCERT का उदाहरण वाला समीकरण है रिएक्शन के लिहाज से वही समीकरण आपको पूछता है, तो इतनी तो छूट दे के रखा ही है वो, है ना। इसके अलावा उपयुक्त दिए गए अभिक्रिया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी देखिए मैंने अभिक्रिया कई प्रकार को आपको समझा चुका हूं, अगर नहीं जो बच्चे नहीं जानते हैं फिर से वही बात कहूंगा। परीक्षा दर्पण साइंस के लिए आप जाके देखिए, वहां पे मैंने विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया, चाहे विस्थापन अभिक्रिया हो, अपघटन अभिक्रिया हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, अपकरण रेडॉक्स अभिक्रिया हो, है ना, कोई सा भी अभिक्रिया हो, संयोजन अभिक्रिया हो, सभी के सभी मैंने वहां पे आपको जो है एक्सप्लेन किया है ना। उपयुक्त दिए गए अभिक्रिया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, सबसे छोटा सा आंसर, आयन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है सर, आयंस का आदान प्रदान होता है ना, आयंस का आदान प्रदान होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में। और इसे क्या कह सकते हैं, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को और क्या कह सकते हैं, तो भाई इसे जो है अवक्षेप अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर केस में अवक्षेपन की प्राप्ति होती है, अघुलनशील पदार्थ की प्राप्ति होती है। आइए इसको थोड़ा सा डिफिनेशन जो है उसको समझते हैं। उपयुक्त दिए गए अभिक्रिया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है, परंतु हमेशा नहीं, मैक्सिमम केस में मैंने कहा था हमेशा नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक लाल कलर में डीप करके कुछ लिखा है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसके लिए क्लास नंबर जो 6 है, इससे जस्ट पीछे वाला क्लास देख लेना, वहाँ पर भी 2 अभिक्रिया को हमने एक्सप्लेन किया था। अच्छी समझ आ जाएगी, जिनको कुछ भी साइंस में नहीं आता वो भी सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अन्य उपयोग में आते हैं तो आग बुझाने वाली एजेंट के रूप में सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपलब्धता नहीं होता तो आग पर काबू पाना बड़ी मुश्किल हो जाती, ठीक है। तो भाई किसी चीज़ की घाटा है तो फायदा भी है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो आग जलता ही नहीं, ये आग लगने के लिए उपयुक्त है और ये आग बुझाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है भाई। और ऑक्सीजन तो प्राणदायिनी गैस है जो हम जीवों को सांस के रूप में लेने के लिए जो है उपयोग में आता है ना।
ठंडा पेय पदार्थ बनाने में ये जो है मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। ठंडा पेय कोई फायदे की चीज़ नहीं होती। पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण इत्यादि में, हालांकि जो है मुझे भी ठंडा पेय बहुत पसंद है और मैं पीता भी हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है। इनके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है ना, ड्राई ऐश कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। NaHCO3 जो है ये आपका सोडियम NaHCO3 है ना, यहाँ पे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा है या खाने वाली सोडा है, इसको जब हमने गर्म किया है ना तो ये हमारा Na2CO3 H2O और आपका CO2 जो है गैस यहाँ भी रिलीज होता है। तो जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाली फैक्ट है मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करा है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बेकिंग सोडा को गर्म करने पे कौन सी गैस रिलीज होता है, कहना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। उपयुक्त दिए गए समीकरण से यह स्पष्ट है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट टूट के दो प्रोडक्ट बन जाए, मान लीजिए है ना, BC लिखना सही रहता है, मान लीजिए सी इधर लिख देता हूँ, तो उसे वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब दो प्रोडक्ट मिल के कोई एकल प्रोडक्ट बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वियोजित होने के लिए हमेशा जो है एनर्जी डिमांड करता है। ये एनर्जी आपको किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे तो आपके इलेक्ट्रिक वाला एनर्जी हो सकता है, चाहे तो आपके थर्मल एनर्जी हो सकता है, चाहे तो आपके सोलर एनर्जी हो सकता है। तो जब तक आप एनर्जी नहीं डालोगे किसी ऑब्जेक्ट पे तब तक वियोजन अभिक्रिया संभव नहीं है। इसीलिए इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपघटित होता है किसी एनर्जी के प्रेजेंस में। ठीक है, यह अभिक्रिया में हमेशा ऊर्जा का उपयोग अभिक्रिया को संचालित करने के लिए करी जाती है। इसी कारण इसे ऊष्मासोखी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ छोटा सा नॉलेज की बात और है, ऊष्मासोखी अभिक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन इसे कहा जाता है जिसमें आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उस अभिक्रिया को चलाने के लिए। और एक होता है आपका एक्सोथर्मिक, है ना, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से मतलब है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसको संचालित होने से ऊष्मा रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। समझ में आया? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिले थे? मोहनजोदारो। आज तक मैं यही नहीं समझा कि लोग वीडियो में एडिट क्या करते हैं। भगवान साक्षी, जब से पढ़ा रहा हूँ आज तक मैंने कभी कुछ भी एडिट नहीं किया है और न करने आता है। जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको परोस देता हूँ। ठीक है ना? पता नहीं, लोग बोलते हैं कि एक बार में थोड़ी ना वीडियो बना पाएंगे, कितनी बार गलती होते होंगे तो उसको कट करना पड़ता है। कहाँ गलती होती है यार, हो भी जाए तो क्या हो गया यार, हम कंप्यूटर थोड़ी है ना, हम बोल देंगे गलती होगी, सुधार कर लेंगे तुरंत, है ना। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, होती भी नहीं है, लेकिन एक आध लफ्ज अगर इधर उधर हो गया तो तुरंत बोल लेंगे। कबूल करने में क्या जाता है भाई, है ना, क्यों दिखाना। चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिले थे? है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, ये ध्यान रखेंगे। इनमें जो चारों ओर जानवर बैठे थे ना, उससे आपको स्टेट लेवल के PCS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से जानवर नहीं बैठे थे, कथन के रूप में ऑब्वियसली होता है वहाँ पे। तो ये चारों जानवर थे, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। यहाँ पे गाय रहता है ज़्यादातर केस में, ठीक है, तो ये नहीं थे उन पशुपति के किनारे बैठे। ठीक है भाई। इसके अलावा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर थी जो सिंधु नदी के किनारे वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। जो अग्निकुंड है ना, अग्निकुंड ये आपके लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। लोथल गुजरात में भगवा नदी के किनारे है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर तथा लोथल में चावल के दाने के साक्ष्य मिले थे, है ना। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। और लोथल अभी बताया ना जी कि गुजरात में है। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये भी आपके स्टेट एग्जाम में ही ये पॉइंट काम आती है ना। इसके अलावा सिंधु घाटी की मुख्य व्यवसाय क्या थी? कृषि। साथ में लोग पशुपालन भी जो है बढ़ चढ़ के करते थे और व्यापार भी करते थे। क्या करते थे भाई? व्यापार। ये व्यापार किस प्रणाली पे आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। वस्तु विनिमय
प्रणाली, एक्सचेंज वाला प्रणाली। भाई आप मुझे जो है, आप मुझे लड्डू दो, मैं आपको पेड़ा दूंगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे उपजाने वाली मुख्य फसल गेहूं और जौ था, इन्हें ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी के लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास के उत्पादन सबसे पहले यहीं से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर, लोथल और सुरकोतदा था, इन्हें ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी का एकमात्र शहर धोलावीरा था जो 3 भागों में डिवाइड था। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहाँ भी साहबगिरी काफ़ी थी, ठीक है भाई। तो जो बड़े तबके के लोग होते थे वो सिटाडेल गढ़ में निवास करते थे। कोई भी शहर को 2 पार्टों में बांटा जाता था। एक गढ़ होता था, गढ़ का जो है थोड़ा सा ऊंचाई अधिक हुआ करता था और ये कवर्ड हुआ करता था बाउंड्री से सुरक्षा के लिए। तो यहाँ बड़े लोग निवास करते थे और साधारण लोग इस निचले वाले शहर में निवास करते थे। लेकिन जो आपके धौलावीरा है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया था। गढ़ भी था, मिडिल वाला पार्ट यानी मध्य शहर भी था और निचला शहर भी था। आई होप आपको समझ में आया कि मैं जो अभी कहा कि भाई वहाँ भी राजाशाही चलते थे, तो इसका मतलब है कि जो बड़े तबके के लोग थे, जो अमीर रिच पर्सन हुआ करते थे, वो वहाँ भी सुविधा भरपूर उठाते थे, लाभ, ठीक है भाई। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान कालीबंगा था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। यहाँ पे कोई अच्छे नेता बने होंगे जिसमें क्या करवाए कि भाई सबको एक जैसे रहना है। तो जो गढ़ वाला इलाका जो किला से घिरा हुआ ही था, तो निचला इलाका भी किला से घिरवा दिया कि भाई हम सब भाई भाई हैं। तो ये स्थान कौन सा है? कालीबंगा। ये कहाँ पे था? राजस्थान में। एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए क्लास नंबर 4 देखिए सिंधु घाटी के बारे में, और भी मैंने वहाँ बताया है। ग्रेवो किस प्रकार के शैलों का उदाहरण है? तो ये आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है ना। आग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। इग्निशियन रॉक है ना, रॉक। इनमें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है ना, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेवो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रैक्सिया, टफ इत्यादि, ये सभी के सभी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसे प्राथमिक चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है ना, डायरेक्ट ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है। ज्वालामुखी क्रिया में जो मैग्मा ऊपर आकर के लावा जमती है ना। मैग्मा तब तक रहता है जब तक वो मैग्मा चैम्बर में रहता है, ठीक है। ज्वालामुखी से, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ही निकलती है, लेकिन ऊपर आने के बाद इसे लावा कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम से चट्टान बनते हैं उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। और यहाँ पे जो अभी आप उदाहरण देख रहे हैं ये सभी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब सादी चट्टान क्या होता है कि जब आग्नेय चट्टान समय के साथ वर्षा और भी कई सारे प्रोसेस, ताप दाब भी हो सकते हैं यहाँ पे, इनके कारण जब छोटे छोटे टुकड़े इनके झर के एक दूसरे जगह जमा हो जाता है, सेंडिमेंट हो जाता है, बाद में वो जमा हुआ अवसाद में क्या होता है, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा नीचे हो जाती है। कोई भी चीज़ पे वजन जमा करते करते जाओगे तो निचले वाले चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और वहाँ जो है एक चट्टानी रूप पनपने लगता है। तो जो है आपका अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसे मैं फिगर से नीचे समझाऊंगा, फिलहाल तो जो लिखा है समझिए। अवसादी चट्टान बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़े के निक्षेपण का परिणाम होता है। इसे सेकेंडरी रॉक कहा जाता है, द्वितीयक चट्टान कहा जाता है। उदाहरण बलुआ पत्थर, क्लांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, सैल, लोएस है ना, गीसेराइट, चाक, कोयला, चर्ट, हेलाइट, पोटास इत्यादि, ये सब सेकेंडरी रॉक या अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। कायांतरित चट्टान ये क्या होती है? कायांतरित चट्टान पहले से मौजूद चट्टानों से बनती है जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण हो रहा होता है। ये चट्टानें दबाव, आयतन, तापमान, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में परिवर्तन के अभाव में बनती है। इसे तृतीयक चट्टान भी कहा जाता है। उदाहरण फिलाइट, सिस्टनीस, सबसे ज़्यादा सिस्टनीस ही पूछा जाता है। और संगमरमर भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, कायांतरित चट्टान है। ये आपका रॉक साइकिल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके आग्नेय चट्टान यहाँ है, इसको इधर से भूल जाए तब तक फिलहाल। अच्छा मैग्मा भी है, देखिए ये है मैग्मा, ये आपका ज्वालामुखी क्रिया है, ये मैग्मा है ना। कूलिंग हुआ, ठंडा हुआ है ना, ये आपका क्या बना,
जो है ज्वालामुखी से जो निकला आपका लावा, यह मैग्मा भले लिखा है लेकिन निकलने के बाद हमने कहा कि लावा, तो ये जब जमता है तो आपका कौन सा चट्टान बना, इग्नियस चट्टान बना या आग्नेय चट्टान बना। ये आग्नेय चट्टान वाटरिंग एंड लिथिफिकेशन, वर्षा और लिथिफिकेशन इत्यादि के प्रभाव में जब इसके छोटे छोटे टुकड़े टूटते गए तो एक जगह क्या हो गया, जमा हो गया, सेडिमेंट, है ना। अब ये जमा हो गया तो जो सबसे निचले वाले इनके कण होंगे उस पर क्या होगा, ज़्यादातर दबाव पड़ रहे होंगे ऊपरे वाले की तुलना में, और यहाँ से ये चट्टानी रूप धारण करना जो है प्रारंभ कर देता है। किस रूप में, संघनित होकर या सीमेंटीकरण होकर। संघनित होने मतलब जो छोटे छोटे कण आपस में चिपकते गए और चट्टानी रूप धारण करने लगा, है ना। तो ये भैया, है ना, ये जो अवसाद जमा हुआ था या निक्षेप जमा हुआ था, इसी का परिणाम आपका क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, फिर समय के साथ जो है हीट और प्रेशर इत्यादि के कारण जो है ये फिर से मेटामॉर्फिक रूप चट्टान, कायांतरित चट्टान में ये बदल जाती है। ठीक है, तो ये आपका चट्टानी रॉक है टोटल, है ना। ये फिर बदली, फिर यहाँ से जमा हुआ अवसाद, ये फिर जो है आपका अवसादी चट्टान बन गया। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। इसे अपन जो है शैल चक्र कहेंगे, जिसे जल चक्र होता है वैसे ही ये भी है, नाइट्रोजन चक्र भी होता है। लिथिफिकेशन या इसे हिंदी में शिला भवन कहते हैं। जमा हुआ अवसादों को चट्टानों में बदलने की प्रक्रिया लिथिफिकेशन कहा जाता है। HDI 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक थी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये उस समय का क्वेश्चन था। हम इसे आज के ज़माने के क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर तो मालदीव होगा। आज के ज़माने का क्वेश्चन HDI इंडेक्स 2025 आ चुके हैं तो इनसे समझेंगे। HDI इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कुल 193 देश में 130वां स्थान दिया गया। मानव विकास सूचकांक HDI को जो है जीवन प्रत्याशा, है ना, सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक जीवन स्तर के आधार पे जो है डिसाइड किया जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा वर्ष 25 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा था। आइसलैंड और नॉर्वे ये सब जो है ना हमेशा अच्छा वाला चीज़ में टॉप पे रहता है। अंतिम स्थान पे दक्षिणी सूडान। एगो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, दक्षिणी सूडान की राजधानी बता देना। चलो एक छोटी सी क्वेश्चन बता देना भाई, है ना, कमेंट करवा रहा हूँ, अगर भीड़ लगे तो मत करना, है ना, अच्छा, और लगे कि भाई चलो अपने ही हित की है तो करना। HDI इंडेक्स 2025 भारत के पड़ोसी देशों में चीन 78वां, श्रीलंका 89वां, भूटान 125वां और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की रैंकिंग सेम है ना। भारत के समकक्ष है नेपाल 145वां, म्यांमार 150वां और पाकिस्तान 168वां भारत से निम्न स्थान पे है। ठीक है, तो ये रहा हमारे सभी पड़ोसी देशों का HDI इंडेक्स 2025 भारत सहित, इन्हें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। HDI इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में अब जीवन प्रत्याशा बढ़ के 72 वर्ष हो गई है, ये क्वेश्चन याद रखना। HDI स्कोर भी पूछा जाता है ना। पहले था हमारा HDI स्कोर 0.644 था, अब हमारा HDI स्कोर 0.685 हो चुका है ना। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का सबसे पहले नमूना कौन सी भाषा, तो इंडो यूरोपियन भाषा। मैंने अभी आपसे कहा था कि इंडो यूरेशियन भाषा के एक फैमिली है इंडो आर्यन फैमिली, और उस भाषा फैमिली से बिलोंग करती है हमारी संस्कृत भाषा जो देववानी है और सबसे पुरानी भाषा इंडिया की मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर इंडो यूरोपियन भाषा हुआ था। आइए भाषा फैमिली को समझते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इंडो आर्यन भाषा समूह है, जो लगभग 75% लोग इसी भाषा फैमिली के भाषा का इस्तेमाल करता है। भारत में बहुत सारे भाषा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा इंडो आर्यन फैमिली से बोली जाती है, ऐसा ध्यान रखना है। जैसे हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है इंडिया में। दूसरा स्थान पे बंगाली है, वेरी गुड। तीसरा स्थान पे मराठी है, वेरी गुड। ये पहला, दूसरा, तीसरा जो है जनगणना 2011 के अनुसार बोले जाने वाले लोगों के तादाद के अनुसार डिसाइड किया गया भाषा हिंदी, बंगाली, मराठी। गुजराती, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, असमिया, उड़िया, पहाड़ी, बिहारी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी के सभी जो है इंडो आर्यन भाषा हो जाएंगे। अभी कोई बच्चा बोलेगा तो फिर यहाँ पे आप इंडो यूरोपियन लिखे हो, क्योंकि ऋग्वेद तो संस्कृत में है। मैंने क्या कहा भाई, इंडो यूरोपियन भाषा के एक ब्रांच के रूप में, है ना, आपका इंडो आर्यन शाखा है, जहाँ से सबसे ज़्यादा भाषा इंडिया में बोली जाती है। और इंडो आर्यन शाखा के जो भाषा है ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है।
संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा समूह के अंतर्गत इंडो आर्यन उप परिवार से संबंधित है। अब तो संतुष्ट हो गए भाई। संस्कृत की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समूह से हुई है। सभी भारतीय भाषा की जननी मानी जाती है। संस्कृत जो है वेद उपवेद पुराण इत्यादि की भाषा मिलती है। द्रविड़ भाषा परिवार, ये दक्षिण भारत के जितने भी भाषा है जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषा है। इसके अलावा इसकी भाषा द्रविड़ फैमिली की भाषा कुछ है ना तटीय राज्य में और पूर्वोत्तर भारत में भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि भाई द्रविड़ भाषा की जो द्रविड़ फैमिली की जो भाषा है ये आपका ब्रह्वी भाषा है ना, गोंडी भाषा है, कुडुख भाषा, ये कुडुख भाषा है ना, ये झारखंड वगैरह में बोली जाती है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि हमारा देवनागरी है ना। इसके अलावा तमिल 2004 में सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त किया था। बाद में संस्कृत 5 में, कन्नड़ 8 में, तेलुगु 8 में, मलयालम 13 में, उड़िया 14 में और एक साथ 2024 में 5 गो और भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। ये है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली है ना। तो इस प्रकार से 6 + 5 11 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के अंदर हो गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन 1862 में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में किया गया था, लेकिन आपको इन तीनों में से भी सबसे पहले कोलकाता को मानना है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यों में एक हाई कोर्ट का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 226 के अनुसार है ना जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 215 के अनुसार जो हाई कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय होगा और अनुच्छेद 129 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय होगा। ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है भाई, रिकॉर्ड। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में है ना सबसे पहले महिला चीफ जस्टिस बनी थी लीला सेठ के रूप में, इन्हें ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय तक भारत में 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वेतन हेतु योग्यता में वह भारत का नागरिक हो, उन्हें कम से कम 10 वर्ष के न्यायिक कार्य का अनुभव हो, किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। यहाँ आयु सीमा का निर्धारण नहीं होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगर आपको जज बनाना है तो भाई आपको एज नहीं देखा जाता है, क्योंकि इससे पहले इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसे ही पता चल रहा है कि ये कम से कम 35 साल तो हो ही गए होंगे, है ना। साधारण शब्दों में या फिर मतलब क्या बोलते हैं इसको, नहीं रहता है क्या भाई, जहाँ पे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके पीछे एक लाल स्टार लगा रहता है कि भाई ये जो है कंपलसरी है ना। तो ऐसा कंपलसरी नहीं लिखा गया है कि आपको एज इतना होना चाहिए, आपको खुद ही अनुमान लगाना है भाई। 10 तक का नॉलेज भी होना चाहिए। वकालत कब करेंगे आदमी? 10 साल तक फिर प्रैक्टिस किए होंगे, तो उससे पता चलता है कि एज तो 30 के पार ही होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि इतना होना चाहिए। ठीक है भाई। इसके अलावा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र होती है और संसद के सिफारिश से राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, जो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के सलाह से होती है। हालांकि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय में, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण या तबादला एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे न्यायाधीश का जो है सिलेक्शन या फिर मतलब जगह उसको सुप्रीम कोर्ट में मिलती है तो वहां से हटना पड़ता है या हटा हुआ माना जाता है। हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश है ना उस राज्य के राज्यपाल से शपथ लेते हैं। जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होंगे तो वो शपथ प्रतिज्ञान कहाँ लेंगे? तो उस राज्य के राज्यपाल से लेंगे। इनमें से किस भारत में भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन के पहले नटराज के रूप में पूजा किया जाता है? ऐसा मतलब इनमें से किस भारत के शास्त्रीय नृत्य में है ना नृत्य शुरू होने से पहले नटराज की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है? अच्छा, यहाँ भरतनाट्यम लिखना चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया था ये क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है ना। या तो इसके दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन से नृत्य में नटराज स्वरूप भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो भरतनाट्यम। या फिर ये कहा जा सकता है कि इनमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य में भगवान शिव या नटराज की पूजा की जाती है, तो भी भरतनाट्यम। या फिर तीसरी क्वेश्चन ये हो सकती है कि इनमें से है ना भरतनाट्यम में किसकी पूजा की जाती है जिसे नटराज भी कहते हैं, तो भगवान शिव। ठीक है भाई। तो ये तीनों मैंने प्रोबेबिलिटी बता दिया है।
आज तक आपको पता ही होगा कि मैं क्वेश्चन भी खुद ही सेट करता हूँ, आप हूबहू लैंग्वेज में नहीं देखेंगे। ये तो फिलहाल PYQ सीरीज है तो मैं हूबहू लैंग्वेज में रखा हूँ, अन्यथा क्वेश्चन भी मैं खुद ही सेट करता हूँ और आगे की प्रोबेबिलिटी बताता हूँ कि एग्जामिनर कैसे सोचेगा। तुम्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं मोहित गोयल सर का जो है रास्ते को फॉलो करता हूँ कि कल क्या होगा आज ही सोच के रखो। ठीक है, आप जानते होंगे मोहित गोयल सर को, बहुत बड़े मैथ के टीचर हैं। सर को जितना मिलना चाहिए था इस जमाने में उतना तो नहीं मिला, लेकिन अपने आप में बेमिसाल है। ठीक है भाई, मुख्य रूप से भगवान नटराज के रूप से जुड़ा हुआ नृत्य शास्त्रीय भारतीय नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम को सादीरट्टम, एकाहार्ज या अग्नि नृत्य, तो 4 नाम इसका ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम तो कहते ही हैं, सादीरट्टम भी कह लेना, एकाहार्य और अग्नि नृत्य भी कह लेना, है ना। तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है या भरतनाट्यम, सबसे पुरानी मानी जाती है। मोहिनीअट्टम जो केरल की शास्त्रीय नृत्य है और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे जादूगोरनी का नृत्य भी कहा जाता है। ओडिशा जो ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा किया जाता है। अगर भगवान जगन्नाथ ऑप्शन में न रहे तो भगवान कृष्ण से काम चला लेना। मणिपुरी नृत्य में जो है राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है और ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते हुए मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, असम के महान समाज सुधारक वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा असम के जो सत्रिया नृत्य है उसकी स्टार्ट करी गई थी 15वीं शताब्दी में और ये भी वैष्णव धर्म या भक्ति आंदोलन से प्रेरित नृत्य है। ठीक है, कथक जो उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत ऑप्शन में न हो तो उत्तर प्रदेश से काम चला लेना, है ना। इस नृत्य में आपको हिंदुस्तानी कला के साथ साथ इस्लामी कला का समावेशन भी देखने को मिलेगा। आप देखे होंगे कि टांग में घुंघरू वगैरह भी इसमें यूज करी जाती है। इसके अलावा कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, देवदासी परंपरा से निर्मित जो आपका नृत्य है ये भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है और मोहिनीअट्टम है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो टुडे एग्जाम का जो टॉपिक वाइज है वहां जाके आप देख लेंगे किस भगवान का कहाँ पूजा करी जाती है। सूर्य भगवान की पूजा वाला त्योहार आएंगे, मकर संक्रांति है, छठ पूजा है, पोंगल है, ये सब इसमें सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? ये 1856 में किए गए थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में डलहौजी के समय लाया गया था और इसके लिए जो प्रयासरत रहे थे हमारे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी रहे थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विधवा पुनर्विवाह संघ ये 1861 में आया था, है ना, और ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा लाया गया था जिन्होंने 1867 में आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना भी महाराष्ट्र के अंदर करे थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का अंत जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, है ना, ये इसे शारदा एक्ट भी आप कह लेते हो, हरविलास शारदा के नाम पे आया था। बाल विवाह क्या होता है आप सभी को पता होगा। विमान अधिनियम 1934 में लाया गया था जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल में ही विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए विमानन विधेयक या विमान विधेयक 2023 के द्वारा रिप्लेस किया गया है। इस क्वेश्चन को दूसरे भाषा में पूछा जाएगा कि, है ना, जो विमान विधेयक 2023 पास किया गया है वो कौन से मुख्य अधिनियम को संशोधित करता है? तो आप कहेंगे विमान अधिनियम 1934 को संशोधित करता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया। उनके जो कविता संग्रह है मैं जब तक बाहर आई, इनके लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा 2024 में जीता ईस्टर्न कीरे ने और यह जो है स्पिरिट नाइट के लिए दिया गया उनको। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है ना, जिसमें भाषा आपका संवैधानिक जो अटैच्ड भाषा है, साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी, तो टोटल मिला के 24 भाषा में दिए जाते हैं। 2025 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, देखिए ये मेन वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं है क्योंकि मेन वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो है घोषणा शायद अभी 2025 का हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका ये है मतलब युवा वाला, तो 2025 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को फिर उगना कविता के लिए दिया गया है, ध्यान रखेंगे। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। जंगल नामा के लेखक अमिताभ घोष जी हैं। इसकी जादूनामा जावेद अख्तर पर किताब है लेकिन इनके लेखक अरविंद मंडलोई है। शाहनामा के
लेखक फिरदौसी है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, बाबरनामा के लेखक बाबर हैं, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है, शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान है। तो ये नामा वाला है कुछ किताब। पुरुष कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर। पुरुष कबड्डी में मैदान की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर होती है। महिला कबड्डी में यह आंकड़ा घट जाता है। महिला कबड्डी में जो है कोर्ट की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। कबड्डी खेल के मैदान के चारों ओर जो अंकित लॉबी होती है उसकी चौड़ाई 1 मीटर रखी जाती है। BBI कर लेना, कई दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन है। कबड्डी खेल में रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी होती है। जो ट्रूप होती है वो 12 खिलाड़ियों का होता है, लेकिन एट ए टाइम एक्टिव खिलाड़ी 7 ही होती है, 5 रिजर्व में रखा जाता है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ कराए गए? इंग्लैंड में कराए गए, जहाँ विजेता चाहे तो मेल वर्ग में हो चाहे तो फीमेल वर्ग में हो, दोनों के विनर रहे हैं भारत और दोनों के उपविजेता रहे इंग्लैंड। बहुत अच्छा याद करने में है, जहाँ हुआ वहाँ उपविजेता रहे, है ना, चाहे मेल वाले में चाहे फीमेल वाले में, और विजेता कौन रहे? भारत रहे हैं। लंबा वीडियो होगा, मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ तक जो आए हो लाइक कर देना, जो नहीं आए हो मिठाई खा लेना, ठीक है। प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन किन शक्तियों के बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी के 10वीं सदी के बीच में चलाया गया था। ये भी याद रख लेना कौन से सदी में चलाए गए थे, है ना। इसके अलावा राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच यह लड़ाई कन्नौज के मामले पे हुआ था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा और गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, ये 1565 में लड़ा गया था और इसी युद्ध में विजयनगर के जो विरोधी थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। मैंने यहाँ से एक बात बताया था आपको कि भाई बरार इसमें शामिल नहीं था, याद रखना, ठीक है। और यही युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के किनारे 618-19 में लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से ताल्लुकात रखते थे, है ना। मुझे लग रहा है ये राष्ट्रकूट वंश से ताल्लुकात रखते थे, आप लोग बताइएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे मुझे एक चीज़ और जोड़ना है, हेक्टर मुनरो कर लेना, ठीक है, हेक्टर मुनरो कर लेना। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था। और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की त्रिकुटी सेना और उधर से हेक्टर मुनरो की सेना। जीत किसकी हुई? मुनरो की। तो दोस्तों ये थे आज के अंतिम प्रश्न, अंतिम फैक्ट। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। पढ़े वही जो काम का हो, बाद बाकी सब मोह माया है। आपका टाइम किल कर रहा है, पैसा किल कर रहा है और वैकेंसी भी गिनी चुनी आती है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो चलो 10 दिन के बाद फिर वैकेंसी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पढ़ो मन से और काम की चीज़ पढ़ो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।